हेलो बच्चों, तो फिर से आपका स्वागत है आपके हैंडआउट वीडियो सॉल्यूशन में। मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग अपने सिलेबस का चैप्टर नंबर 13 के सभी हैंडआउट के प्रश्नों का मेरे प्यारे बच्चों सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ये चैप्टर आपको पता है बेटा बहुत ही छोटा है, तो इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन को हम लोग एक ही लेक्चर में मेरे प्यारे बच्चों कवर करेंगे, चाहे वो एमसीक्यू, वीएसए, एसए और एलए हो। ठीक है बेटा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हमारे हैंडआउट में क्या क्या रखा गया है। तो आपके हैंडआउट मेरे प्यारे बच्चों, इस चैप्टर से हमने 10 एमसीक्यू रखा है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। 5 बच्चे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, 6 शॉर्ट क्वेश्चन है और एक मेरे प्यारे बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन रखा गया है। यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं? 22, जिनका सॉल्विंग टाइम है मेरे प्यारे बच्चों 70 मिनट और लर्निंग टाइम मेरे प्यारे बच्चों क्या है? 100 मिनट्स का है। ठीक है। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं क्लास को क्वेश्चन नंबर 1 से, और उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों सभी क्वेश्चन का हम लोग एकदम शानदार तरीके से सॉल्यूशन को देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों जो कि 2025 में ही पूछा गया है, क्वेश्चन कह रहा है द न्यूक्लियाई हैव देयर मास नंबर्स इन द रेशियो ऑफ 1:3, द रेशियो ऑफ देयर न्यूक्लियर डेंसिटी वुड बी। तो मेरे प्यारे बच्चों को पता है कि जो न्यूक्लियर डेंसिटी होती है वो मेरे प्यारे बच्चों मास नंबर पे डिपेंड ही नहीं करता। ठीक है। जैसे अगर मान लो हमारे पास डेंसिटी मेरे प्यारे बच्चों क्या है? रो है। तो डेंसिटी क्या होती है बच्चा? मास बाई वॉल्यूम के। मास बाई वॉल्यूम के। मेरे प्यारे बच्चों को पता है कि यहाँ पे जब हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियस के मास की, तो न्यूक्लियंस की मास मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा? ए इंटू एम के बराबर, या एम में आप इसको लिख सकते हो। ए मतलब मास नंबर और एम मतलब उसका मास। ठीक है बेटा। तो मेरे प्यारे बच्चों वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब आप लोग लिख सकते हैं। क्या इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आई? फिर हमने सीखा है बच्चों क्या कि जो आर होता है बेटा, आर इज आर नॉट ए टू दी पावर 1/3। तो इस वैल्यू को मेरे प्यारे बच्चों हम डेंसिटी में पुट करेंगे। इसलिए हमारे पास डेंसिटी का जो फॉर्मूला बन जाता है वो बन जाएगा एम में, जो कि मास है, और ये मेरे प्यारे बच्चों क्या है? 4/3, और ये हो जाएगा आर नॉट ए के पावर 1/3 का मेरे प्यारे बच्चों होल क्यूब। ठीक है बेटा। तो यहां से हम लोग बोलेंगे रो की वैल्यू हो जाएगी एम ए, और ये हो जाएगा 4/3 पाई। अब इसको खोलेंगे तो आर नॉट का क्यूब, ये 1/3 है बेटा, और इसका क्यूब करेंगे तो केवल ए ही बचेगा। और इसलिए ये वाला ए आपस में कट्टी पिट्टी हो जा रहा है। तो आप देख पा रहे हो कि डेंसिटी में कहीं भी बेटा आपका मास नंबर नहीं दिखा। बात समझ में आई? ये फॉर्मूला आता है। तो मास नंबर पे डेंसिटी बेटा डिपेंड नहीं करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1:1 का। क्या इतनी बात मेरे प्यारे बच्चे समझ पाए कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या है? 1:1, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं बेटा। ये 2024 में आपका क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन कहा गया इफ अ रेडियो एक्टिव एटम इमिट्स अ बीटा पार्टिकल्स देन इट्स एटॉमिक मास। तो मेरे प्यारे बच्चों जब बीटा डीके होता है तो हमने सीखा था मेरे प्यारे बच्चों बीटा डीके में, जो अगर मान ले हमारे पास ये कोई न्यूक्लियस है मेरे प्यारे बच्चों, कोई मान लो एलिमेंट है, इसका जेड और इसका ए। जब बीटा डीके होता है तो मेरे प्यारे बच्चों जो हमारा जेड है वो मेरे प्यारे बच्चों +1 हो जाएगा, और ए बच्चे वैसे ही रह जाता है। क्या इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आई कि जेड जो मेरे प्यारे बच्चों एक बढ़ जाएगा और उसके मास नंबर पे कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पूछ रहा है एटॉमिक मास यानी कि ए के बारे में, तो ए तो चेंज ही नहीं हुआ। तो मेरे प्यारे बच्चों रिमेन्स अनचेंज, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। मेरे प्यारे बच्चों इतनी बातें आपको समझनी है। क्वेश्चन नंबर 3, इन 88 Ra226 न्यूक्लियस देयर आर। क्या क्या है इससे पूछा गया। 2023 का एक क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। हमने आपको थ्योरी में बहुत अच्छे से समझाया था आपको कि जैसे मान लो आर ए है और 88 यहाँ पे 226 है। तो मेरे प्यारे बच्चों इस एलिमेंट में क्या है?
जेड की वैल्यू क्या है 88, और यही क्या होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन। बात समझ में आ रही है? अच्छा, फिर मेरे प्यारे बच्चों क्या है, ए की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों क्या है 226 है। ठीक है, तो अगर न्यूट्रॉनों की संख्या हमको जाननी है तो वो होता है ए माइनस जेड के बराबर। तो 226 में से 226 बेटा 88 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 138। ठीक है, तो अब आप आ जाओ आंसर में। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है 138 प्रोटॉन, नहीं जी, प्रोटॉन तो 88 है, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन गलत हो गया। 138 न्यूट्रॉन एंड 88 प्रोटॉन, तो प्रोटॉन बच्चे क्या है 88 है, न्यूट्रॉन कितना है 138 है, तो बच्चे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। क्या इतनी बातें मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ रही हैं? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं बेटा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एटम्स A1735 एंड A1736? ठीक है, इन दोनों को मेरे प्यारे बच्चों आपस में हमको कंपैरिजन करना है। फिर ऑप्शन कह रहा है कि A1735 हैज वन मोर इलेक्ट्रॉन, ये मोर प्रोटॉन, ये सब बातें। तो चलो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, दोनों को यहां लिखते हैं। A1735, ये बहुत इजी इजी क्वेश्चन बच्चे इन सब चैप्टर से पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए। ये दोनों को मैंने लिख लिया, यहां मैं दोनों का लिखूंगा Z, फिर मैं लिखूंगा A, फिर मैं लिखूंगा न्यूट्रॉन, फिर मैं लिखूंगा प्रोटॉन, फिर मैं लिखूंगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, ये सारी बातें लिख दिया। तो Z कितना है 17, उतना ही मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा प्रोटॉन, उतना ही हो जाएगा हमारे पास इलेक्ट्रॉन। बच्चे A कितना है 35, A कितना है बेटा 35 है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों जो n होगा 35 में से हमको 17 माइनस करना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा 18 के। बात समझ में आई? जब हम इसमें जेड की बात करते हैं तो वो भी है 17, यहां भी प्रोटॉन की वैल्यू 17 है, यहां भी इलेक्ट्रॉन की वैल्यू बेटा क्या है 17 ही है। ठीक है, अब बच्चे हमारे पास ए की वैल्यू क्या है 36 है, तो न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, वो मेरे पास हो जाएगा हमारे पास 19 के बराबर। क्या इतनी बातें मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आई? ठीक है, तो ये बच्चा आपको दिख रहा है कि न्यूट्रॉन इससे एक ज्यादा है। ठीक है, तो अब ऑप्शन पढ़ते हैं। कह रहा है कि ए 17A35 हैज मोर इलेक्ट्रॉन, ना जी ना, ये बात गलत हो गई। हैज वन मोर प्रोटॉन, ये भी बात गलत है। हैज वन मोर न्यूट्रॉन, तो ये मेरे प्यारे बच्चों बात सही है, सी ऑप्शन एकदम सही है, क्योंकि इसमें क्या है 18 न्यूट्रॉन है और उसमें 19 है। इतनी बातें मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक है बेटा, तो इस कहानी को आपको ऐसे करना था। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 मेरे प्यारे बच्चों क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन अ हाइड्रोजन एटम? तो देख बच्चा, जब हाइड्रोजन एटम की बात होती तो वैसे हमको पता है हाइड्रोजन के आइसोटोप हैं, कौन कौन, 1H1, 1H2 और 1H3। लेकिन जब केवल हाइड्रोजन की बात की जाएगी तो इनको आप मत सोचिए, आप बस केवल इसको सोचिए। ठीक है बेटा, तो जब हम इसको देखते हैं तो यहाँ पे जेड क्या है 1 है, ए भी क्या है बच्चा 1 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1 है, प्रोटॉन मेरे प्यारे बच्चों कितने हैं 1 है। न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो ए माइनस जेड होता है, वो क्या हो जाएगा बेटा 0। तो आ जाइए बात कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट? ठीक है, तो न्यूट्रॉन नहीं होगा, तो इसलिए ऑप्शन सी हमारे पास बिल्कुल करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। If a radioactive atom emits gamma radiation, its atomic number, तो जब बच्चे गामा हमारे पास डीके होता है तो कोई भी चेंज नहीं होता, ना तो अटोमिक नंबर में, ना तो मेरे प्यारे बच्चों अटोमिक मास में। तो इसका आंसर है डी। ठीक है, उसका मास नंबर, उसका अटोमिक नंबर मेरे प्यारे बच्चों जैसा था वैसा ही रह जाता है, कुछ बदलता बदलता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, Which force works between a proton and a neutron inside nucleus? ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि ए और बी दोनों, न्यूक्लियर फोर्स और बच्चे ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या इतनी बातें मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ रही हैं? लेकिन सबसे ज्यादा प्रबल कौन होगा, न्यूक्लियर फोर्स होता है। ठीक है बेटा,
इसीलिए इसीलिए क्या होगा बेटा, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में बंधे होते हैं। ठीक है, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगता है, प्रतिकर्षण बल, लेकिन उसको कम करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों क्या है, न्यूट्रॉनों की संख्या न्यूक्लियस में ज्यादा होती है। आगे एक क्वेश्चन है आपके हैंडआउट में हमने डाला हुआ है, तो वहां पे उसकी बातें हो जाएंगी। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 8, एन इलेक्ट्रिक फील्ड कैन डिफ्लेक्ट, एन इलेक्ट्रिक फील्ड कैन डिफ्लेक्ट, क्या करेगा बच्चों, विद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है किसको, अल्फा पार्टिकल को। किसको बेटा, अल्फा पार्टिकल को, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। ठीक है बेटा, न्यूट्रॉन के पास तो बेटा चार्ज नहीं होता है, वो न्यूट्रल है, इसलिए बच्चों इसका आंसर हो जाएगा अल्फा पार्टिकल, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स X90-240 एमिट्स 2 अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है बेटा, तो यहां पे मैं लिख लेता हूं 90-240, यहां से 2 अल्फा पार्टिकल निकलेंगे। तो एक अल्फा पार्टिकल निकलता है तो उसके एटॉमिक नंबर मेरे प्यारे बच्चों 2 की कमी होती है। ठीक है बेटा, तो इसमें क्या है बच्चे, 2 अल्फा पार्टिकल है तो -2 इंटू 2 यानी कि 4 बच्चे क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। ठीक है, तो -4 करोगे क्या हो जाएगा, 86 हो जाएगा। जो बनता है मान लो उसको y कह लेते हैं। ठीक है बेटा, अच्छा जी। और जब बच्चे हमारे पास जब अल्फा पार्टिकल डीके होता, मतलब अल्फा पार्टिकल निकलता है, तो बच्चे उसके एटॉमिक मास या मास नंबर में 4 की कमी होती है। तो यहाँ पे 2 निकल रहा है, इसलिए -8 निकलेगा, तो यानी कि हो जाएगा 232। ठीक है बेटा, आगे भी कुछ कहता है देखो, एंड 1 बीटा पार्टिकल, और एक बीटा पार्टिकल भी मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे निकल रहा, मान लो मैंने प्लस कर दिया। ठीक है, तो जब ऐसा होगा तो बच्चे एटॉमिक नंबर 1 इंक्रीज हो जाएगा। बात समझ में आई, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या होगा, +1 कर देंगे, तो यानी कि हमारे पास -3 ही रह जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे एक और हम लोग घटा देते हैं, ये 87 हो जाएगा, और एटॉमिक मास नंबर में कोई चेंज नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या है कि 2 अल्फा +1 बीटा पार्टिकल निकलने से बच्चे जो हमारे पास बनेगा वो क्या होगा, 87/232 के। तो यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 87/232। ठीक है बेटा, क्या इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गई कि नहीं आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। विच वन इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, हमने ईएम वेव में सीखा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मेरे प्यारे बच्चों गामा रेज होती हैं, एक्स रेज होती हैं, इंफ्रारेड, अल्फा रेज नहीं होता। ठीक है, तो इसका ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये बच्चों 10 क्वेश्चन हमारा इस वाले चैप्टर में क्या था, एमसीक्यू क्वेश्चन थे। अब हम लोग बच्चे इस चैप्टर के वीएसए क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 11 है और 2024 के आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है। मैंने आपसे कहा भी था कि मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी का डिफिनीशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मास डिफेक्ट पूछ लिया गया था, व्हाट डू यू मीन बाय मास डिफेक्ट ऑफ अ न्यूक्लियस। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, जो न्यूक्लियस में न्यूक्लियॉन्स होते हैं ना, मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, उनका मास, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का मास मेरे प्यारे बच्चों न्यूक्लियस के मास से अधिक होता है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स माइनस न्यूक्लियस का जो मास है, उन दोनों का जो डिफरेंस आता है उसी को हम मास डिफेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो इस बात को आप लिख दोगे, द मास डिफेक्ट ऑफ अ न्यूक्लियस इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द मास ऑफ इंडिविजुअल न्यूक्लियंस, यानी कि प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स that make up the nucleus and the actual mass of the nucleus itself. Mathematically it can be expressed as this. तो ये बच्चों मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स है, क्योंकि ये क्या है बच्चों, नंबर है ना, कि कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन का नंबर Z है और एक प्रोटॉन का जो मास होता है MP होता है। तो टोटल प्रोटॉन का मास हो जाएगा Z इंटू MP के बराबर। न्यूट्रॉन का मास बच्चे Mn है और कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, तो A-Z। तो ये टोटल क्या है बच्चों, न्यूक्लियंस का मास है, मास ऑफ न्यूक्लियंस। इसको मैं लिख दूं ऐसे ही, ये क्या है बेटा, मास ऑफ न्यूक्लियंस। ठीक है बेटा,
और ये क्या है, मास ऑफ न्यूक्लियस है। क्या इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए, जहां पे जेड क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन है, ठीक है, या आप इसको एटॉमिक नंबर कह लीजिए, एटॉमिक नंबर, लेकिन हम लोग यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन को ही रिप्रेजेंट करते हैं। ए क्या है, मास नंबर, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। एमपी क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन। एमएन क्या है, मास ऑफ न्यूट्रॉन। एम न्यूक्लियस क्या है बेटा, मास ऑफ न्यूक्लियस है। ठीक है, चलिए, उसी प्रकार इसी क्वेश्चन का बच्चों हिंदी में द्रव्यमान क्षति से क्या समझते हैं? तो द्रव्यमान के नाभिक के द्रव्यमान क्षति को नाभिक बनाने वाले अलग अलग न्यूक्लियन यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान और नाभिक के वास्तविक द्रव्यमान के बीच के अंतर के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। गणितीय रूप में इसे इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है, क्या बच्चों, ये। ठीक है, तो ये हमारे पास एक शानदार सा फॉर्मूला है जो कि मेरे प्यारे बच्चे आप याद रखेंगे। डेल्टा एम हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं मास डिफेक्ट यानी कि द्रव्यमान क्षति। अगला क्वेश्चन 2025 का है मेरे प्यारे बच्चों, क्या है, राइट द रिलेशन बिटवीन मास नंबर एंड द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस। तो ये बच्चों यही आपको इक्वेशन लिख देना होता है। ठीक है बेटा, जहां पे आर नॉट क्या है, कांस्टेंट है, ए मेरे प्यारे बच्चों क्या है, मास नंबर है, और कैपिटल आर क्या है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है। ठीक है, आप ये सारी बातें ना लिखो तब भी काम चल जाएगा, आप इसके आंसर में केवल लिख सकते हो आर नॉट ए टू द पावर 1/3, तब भी आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन नंबर 12 मेरे प्यारे बच्चों 1 नंबर का क्वेश्चन था, वीएस से क्वेश्चन। इसी का बच्चा हिंदी में द्रव्यमान संख्या और नाभिक की त्रिज्या के बीच संबंध लिखिए, तो आपको यही संबंध लिख देना है। ये सारी बातें एडिशनल है, आपकी इच्छा आप लिखिए, आपकी इच्छा है आप ना लिखिए, ठीक है, लेकिन लिख दोगे तो ज्यादा अच्छी बात रहेगी। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, व्हाट इज द इक्विवेलेंट एनर्जी ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ मास। तो वही आइंस्टाइन का मास एनर्जी इक्विवेलेंस वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। m के जगह पे आप 1 kg रख देंगे और c की वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड रख देंगे और देखेंगे जूल में कितनी वैल्यू आती है। तो बस कैलकुलेशन कर देना है, आसान कैलकुलेशन है मेरे प्यारे बच्चों। 1 kg इंटू सी का स्क्वायर, तो सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 और इसका पावर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, तो 9 × 10⁻16 जूल। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है? चलिए, वही हालचाल एकदम सेम टू सेम हिंदी में हमारा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है मेरे प्यारे बच्चों, कहा गया राइट रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ एंड एवरेज लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप। हालांकि अब मेरे प्यारे बच्चों आपके सिलेबस में ये नहीं दिखता है, लेकिन रेडियो एक्टिविटी एक हेडिंग दिखती है। तो बच्चे इसका छोटा क्वेश्चन मतलब एक फॉर्मूला है, उसको याद रख सकते हैं आप, क्या पता पूछ लिया जाए। बात समझ में आ रही है? लेकिन बाकी तो मतलब ये सब हाफ लाइफ, ये सब रेडियो एक्टिविटी के का हमारे पास सिलेबस में नहीं है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक छोटा सा फॉर्मूला है, इसको आप याद रख सकते हैं। ठीक है बेटा, इसका आंसर मेरे प्यारे क्या है, एवरेज लाइफ इज इक्वल्स टू हाफ लाइफ बाई 0.693। ये बच्चों रिलेशन होता है एवरेज लाइफ और हाफ लाइफ के बीच का। ठीक है, वही हालचाल मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 का है। क्वेश्चन नंबर बच्चा 15 हमारे पास, व्हाट चेंजेस टेक प्लेस इन द एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर इन अ नेगेटिव बीटा डीके। तो मेरे बच्चे देखो, नेगेटिव बीटा डीके मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम बीटा पे माइनस लिख देते हैं। जब पॉजिटिव बीटा डीके होता है तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, बीटा पे प्लस। बात समझ में आई? बात समझ में आई बेटा? तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, निगेटिव बीटा डीके में क्या होगा, अगर मान ले हमारे पास कोई एलिमेंट है जेड ए, ठीक है, जब निगेटिव बीटा डीके होता है तो मेरे पास जो क्या होता है, उसका z+1 हो जाता है, ये y बन जाएगा और ये हो जाएगा। जब ऐसा होगा मेरे प्यारे बच्चों, और कोई एलिमेंट है मान लो, ठीक है, XZA मान लो यही है, और इसमें बच्चे पॉजिटिव बीटा डीके हो रहा है, तो मेरे प्यारे बच्चों इसका z-1 हो जाता है। ठीक है, और ये y और ये a ऐसा रह जाता है। तो ये दोनों बातें आपको जरूर याद होनी चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव बीटा डीके और निगेटिव बीटा डीके। तो निगेटिव बीटा डीके में क्या होगा, जो एटॉमिक नंबर है वो एक इंक्रीज हो जाएगा और जो मास है मेरे प्यारे बच्चों वो सेम रहता है। तो कह रहा है व्हाट चेंज टेक प्लेस इन एटॉमिक मास एंड मास नंबर इन निगेटिव बीटा डीके।
तो आप कहेंगे एटॉमिक मास एक इंक्रीज हो जाएगा और बच्चे हमारे पास जो मास नंबर है वो अनचेंज रहेगा। तो इन नेगेटिव बीटा डीके मास नंबर रिमेन्स अनचेंज एंड एटॉमिक नंबर इंक्रीज्ड बाय 1। वही बातें यहाँ पे लिख दिया गया है, परमाणु संख्या एक बढ़ जाती है और द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित रहती है। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन हमारे पास है जो कि 2019 में आपसे पूछा गया, व्हाट आर आइसोटोप्स, आइसोबार एंड आइसोटोन, गिव वन एग्जांपल्स फॉर ईच। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के लिए मिलेगा 3 नंबर। ये बच्चों आपके हैंडआउट में और 2019 में पूछा जाने वाला शॉर्ट क्वेश्चन है, क्योंकि 3 डिफिनीशन है, आइसोटोप्स, आइसोबार और आइसोटोन। तो सबका एक एक नंबर पकड़ के चलिए। ठीक है बेटा, सबका डिफिनीशन और एक एक एग्जाम्पल भी आपको दे देना। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं, हमने क्या समझाया था आपको? आइसोटोप्स बच्चे वो होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर सेम और मास नंबर डिफरेंट होता है। तो इसके कई सारे एग्जाम्पल मैंने आपको बताए थे, एक एग्जाम्पल आपको दे देना है हाइड्रोजन का 1H1, 1H2, 1H3। सबका बच्चों देखो Z11 है और बच्चे मास नंबर क्या है 1, 2, 3 अलग अलग है। ठीक है, वैसे आप कार्बन का भी याद कर सकते हैं, कार्बन 612 होता है, कार्बन 614 होता है। ठीक है बेटा, तो आपका ये भी एक क्या बनता है, आइसोटोप्स बनाता है। ठीक है बेटा, तो न्यूक्लियाइड्स विद सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट न्यूट्रॉन नंबर n आर कॉल्ड आइसोटोप्स या आइसोप्रोटॉन्स। या आप यहीं से कह दीजिए आइसोटोप्स हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ठीक है बेटा, आप ये वाला डिफिनीशन ज्यादा प्रीफर करिए। ठीक है, एकदम छोटा, एकदम आसान। बात समझ में आ रही है? अगर आपसे आइसो प्रोटॉन्स पूछ लिया जाए, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों ये डिफिनीशन मैंने लिख दिया है। ठीक है बेटा, तो दोनों में एकदम सेम सेम। चलिए अगला हमारे पास है आइसोबार। इसी का डिफिनीशन, आइसोबार में क्या होगा, मास नंबर सेम होगा और मेरे प्यारे बच्चों जो एटॉमिक नंबर होंगे वो डिफरेंट होंगे। तो ऑल न्यूक्लियाइड्स विद सेम मास नंबर ए आर कॉल्ड आइसोबार्स, देयर एटॉमिक नंबर्स आर डिफरेंट बट द मास नंबर ए इज द सेम। तो जैसे हमारे पास एग्जांपल है 1H3 एंड 2He3 में, तो देखो ये 3 हमारे पास सेम है लेकिन 1, 2 क्या है बच्चा, डिफरेंट है। तो मास नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। आइसोटोन्स में क्या होगा, न्यूट्रॉन सेम होंगे। तो न्यूक्लियाई विद हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसोटोन्स। फॉर दीज एटॉमिक नंबर Z एंड एटॉमिक मास नंबर ए आर डिफरेंट बट द वैल्यू ऑफ ए माइनस जेड। देख नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है, ए माइनस जेड के बराबर होता है ना बेटा। ठीक है, द सेम। तो हमारे पास दो, हमने एक एग्जांपल ले लिया Li37 और BE48। तो आप देखो इसमें और इसमें, इसके पास जेड कितना है 3 है, इसके पास भी जेड कितना है 3 है, इसके पास ए कितना है 7 है, इसके पास ए कितना है 8 है, लेकिन एन कितना होगा ए माइनस जेड, मतलब 7 माइनस 3 4 हो जाएगा। इसमें भी बच्चों एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, अच्छा ये जेड 4 है यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों 4। देखो दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है, सेम है, तो इनको हम लोग क्या कहेंगे, आइसोटोन्स कहते हैं। ठीक है बेटा, चलिए वही हालचाल बच्चों इसी का क्वेश्चन का हिंदी में कि समस्थानिक, समभारिक और समन्यूट्रॉनिक क्या है। तो आप एक एक करके तीनों का परिभाषा लिख दोगे कि परमाणु क्रमांक समान लेकिन परमाणु भार अलग अलग होता है, उसका हमारे पास एग्जाम्पल ये है। समभारिक क्या होता है, परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न, द्रव्यमान संख्या समान होती है, उसका एग्जाम्पल ये है। समन्यूट्रॉनिक मतलब जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है और बच्चे परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या अलग अलग होते हैं लेकिन ए माइनस जेड समान होता है, जैसे Li37 और BE48। ठीक है बेटा, तो ये आंसर आपको लिख देना है। क्वेश्चन नंबर बच्चे 17, ये क्वेश्चन बच्चे आपसे 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है। डिफाइन मास डिफेक्ट एंड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, दोनों को साथ साथ, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है बेटा, जब अकेले पूछा जाएगा तो 1 नंबर में पूछ लिया गया था, आप देख रहे थे। जब दोनों को साथ पूछा जाएगा तो बच्चे 3 मार्क्स में। तो मास डिफेक्ट को अलग से आप डिफाइन करोगे, बाइंडिंग एनर्जी को अलग से आप डिफाइन कर दोगे। तो अभी हमने जस्ट मास डिफेक्ट को डिफाइन किया था कि
न्यूक्लियंस का मास और मेरे प्यारे बच्चों एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस का डिफरेंस जो होता है उसी को हम मास डिफेक्ट कहते हैं। तो उस बात को मेरे प्यारे बच्चों आपको ऐसे लिख देना है, उसका फॉर्मूला भी आपको लिख देना है, फॉर्मूले के बारे में सारी जानकारी आपको दे देनी है। ठीक है बेटा। फिर वही हालचाल मेरे प्यारे बच्चों न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी के लिए। ठीक है, तो ऐसी वो एनर्जी मेरे प्यारे बच्चों जो न्यूक्लियॉन्स को क्या कर देती है, सेपरेट करने के लिए रिक्वायर होगी, उसको हम उसका बाइंडिंग एनर्जी कहेंगे। ठीक है बेटा। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट अ न्यूक्लियस इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। इट कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग मास डिफेक्ट। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है ईबी। ईबी का मतलब बाइंडिंग एनर्जी और डेल्टा एम क्या पे मास डिफेक्ट है, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। तो ये बाइंडिंग एनर्जी है, सी क्या बच्चों, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है। वही सेम क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों हिंदी में द्रव्यमान क्षति और नाभिकीय बंधन ऊर्जा को परिभाषित करिए। द्रव्यमान क्षति की आप परिभाषा लिखोगे, उसका फॉर्मूला आप यहाँ लिख दोगे। उसके बाद बच्चों इन फॉर्मूले में जो भी आपने यूज किया है उसको आप समझा दीजिए। फिर अगला हेडिंग डालेंगे बंधन ऊर्जा या नाभिकीय बंधन ऊर्जा। तो वो क्या होता है, नाभिकीय बंधन ऊर्जा एक नाभिक को उसके घटक यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में अलग अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा है। और इसका फॉर्मूला मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे है, और ईबी और सी क्या है आप उसको बता दीजिए, आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है बेटा। तो आसान आसान ही क्वेश्चन है, आप देख पा रहे हो। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों क्या है, सो दैट डेंसिटी ऑफ अ न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मास नंबर। तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया भी था कि जैसे मान ली डेंसिटी क्या होती है बेटा, डेंसिटी होती है मास बाई वॉल्यूम के। तो यहाँ पे मास क्या होगा, मास हो जाएगा बच्चों मास ऑफ न्यूक्लियस यानी कि न्यूक्लियॉन्स का मास। ठीक है बेटा, सॉरी मास ऑफ न्यूक्लियस। तो मेरे पास हो जाएगा m इंटू ए के बराबर। ए क्या है हमारे पास, मास नंबर। ठीक है बेटा। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 पाई और हमारे पास r का क्यूब। हमको पता है r की वैल्यू क्या होती है, हमको पता है r की वैल्यू होती है r0 a टू दी पावर 1/3। वही r की वैल्यू इसमें डाल देंगे। तो ये हो जाएगा m इंटू ए और ये हो जाएगा 4/3 पाई, r की वैल्यू हो जाएगी r0 a टू दी पावर 1/3 का क्यूब। ठीक है बेटा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास रो की वैल्यू हो जाएगी m में और ये हो जाएगा 4/3 पाई, ये हो जाएगा r0 का क्यूब और ये हो जाएगा a। तो आपको दिख रहा है कि a से a कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास केवल बचता है बेटा क्या, हमारे पास बचता है बच्चा रो और ये हो जाएगा मास बाई 4/3 पाई r0 का क्यूब। ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो डेंसिटी है वो मास नंबर पर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, तो एक काम आपको कर देना है। ठीक है, वही कहा भी था कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज गिवन बाय दिस वेयर r0 इज अ कांस्टेंट। सारी बातें यहाँ पे लिख दी गई। ठीक है बेटा। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों वॉल्यूम के बारे में हमारे पास बात हो गई। डेंसिटी हमारे पास ma/v हो गया। v क्या है, वॉल्यूम है। वॉल्यूम की जगह पे वॉल्यूम डालेंगे a से कट्टी पिट्टी, तो इसलिए हम लिख देंगे हेंस रो इज फ्री ऑफ a या इंडिपेंडेंट ऑफ a। ठीक है बेटा। वही हालचाल सेम टू सेम हिंदी में, तो कोई अंतर नहीं है। जो भी चीजें हैं आप उसको हिंदी में लिख दोगे और क्या। ठीक है बेटा, कर लेंगे ना मेरे प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आपके पास है, Why are the number of neutrons in a heavy nucleus more than the number of protons? तो ऐसा इसलिए होता है मेरे प्यारे बच्चों, देखो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में क्या होता है बच्चों, रिपल्सिव फोर्स लगता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस को स्टेबल बनाने के लिए मेरे प्यारे बच्चों जो न्यूट्रॉन्स होते हैं उसमें न्यूक्लियर फोर्स लगता है शॉर्ट रेंज वाला, और वो बहुत ही स्ट्रांग होता है। ऐसा इसलिए ही होता है कि मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास जो हैवी न्यूक्लियस होते हैं उसमें न्यूट्रॉन्स का न्यूट्रॉन्स बच्चे मेरे प्यारे बच्चों अधिक मात्रा में होते हैं प्रोटॉन से। तो वाई आर द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन अ हैवी न्यूक्लियस मोर देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन, इसका रीजन यही है। ठीक है बेटा। तो चलिए उसको साफ साफ आप कैसे लिखेंगे, Neutrons inside nucleus exert only attractive nuclear force on other nucleons
अनलाइक प्रोटॉन्स विच एक्सर्ट्स रिपल्सिव कूलॉम फोर्स ऑल्सो, ठीक है। सो द प्रेजेंस ऑफ मोर न्यूट्रॉन्स इंक्रीजेस द बाइंडिंग न्यूक्लियर फोर्स इनसाइड द हैवी न्यूक्लियस। जब न्यूट्रॉन ज्यादा होगा तो बच्चे वो बांध के रखता है, ठीक है, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों ऐसा होता है। The presence of more neutrons is necessary because nuclear force is short range force in contrast to the Coulomb force, which is long range force. Hence, neutrons need to be present in all vicinity of nucleus to balance the repulsive and long range Coulomb force. ठीक है बेटा, जो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में रिपल्सिव फोर्स लग रहा है मेरे प्यारे बच्चों, उसी को क्या करने के लिए, बैलेंस करने के लिए न्यूक्लियॉन्स की संख्या ज्यादा होती है, जो कि बच्चों क्या बनाते हैं, न्यूक्लियर फोर्स लगाते हैं एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। इस बात को बेटा हिंदी में भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, जिसका हिंदी मीडियम में होगा कि क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा किसी भारी नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से अधिक क्यों होती है, तो आप कहेंगे एक नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन अन्य न्यूक्लियॉन्स पर केवल आकर्षण नाभिकीय बल लगाते हैं, प्रोटॉन के विपरीत जो कि प्रतिकारक कूलॉम बल भी लगाते हैं। प्रतिकारक या आप कह सकते हो प्रतिकर्षण बल, ठीक है बच्चा, प्रतिकर्षण। अतः अधिक न्यूट्रॉनों की उपस्थिति भारी नाभिक के भीतर बंधनकारी नाभिकीय बल को बढ़ा देती है। अधिक न्यूट्रॉन की उपस्थिति आवश्यक है क्योंकि नाभिकीय बल कूलॉम बल के विपरीत एक छोटी दूरी का बल है, इसलिए प्रतिकारक यानी कि प्रतिकर्षण और लंबी दूरी के कूलॉम बल को संतुलित करने के लिए न्यूट्रॉन को नाभिक के चारों ओर मौजूद होना चाहिए, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन हमारे पास एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, कहता है फाइंड आउट द बाइंडिंग एनर्जी, फाइंड आउट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द नाइट्रोजन 7n14 इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा है कैपिटल एम तो मेगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा, कैलकुलेट किया जाएगा और कैसे किया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आसान ही है, ठीक है, कोई दिक्कत समस्या वाली बात इसमें है नहीं। चलो बेटा फटाफट फटाफट इसको कर ले जाते हैं। चलिए, तो सबसे पहले आपको बच्चे सारी वैल्यू यहाँ पे दी गई, देखो यूनिट में mn क्या है न्यूक्लियस का, और ये न्यूट्रॉन का, ये प्रोटॉन का, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले जो हमारे पास दिया है न्यूक्लियस उसकी बात करेंगे, नाइट्रोजन 714 की। तो आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों नाइट्रोजन 714 में क्या क्या चीजें हैं, तो आप कहेंगे सर इसमें है Z की वैल्यू 7, इसमें है A की वैल्यू 14, इसमें मास सॉरी इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या है बच्चों 7, प्रोटॉनों की संख्या है बच्चों 7 और न्यूट्रॉनों की भी संख्या बेटा क्या है 7 है, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों हम बाइंडिंग एनर्जी देखने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हमको मास डिफेक्ट निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि EB इक्वल्स टू यही तो होता है डेल्टा M इंटू सी स्क्वायर, यही तो हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है बेटा। तो ये फॉर्मूला हम लोग इसके लिए लगाने जाएंगे, तो सबसे पहले हमको इसका मास डिफेक्ट चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों कंटेनिंग 7 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन एंड एटम है 7 इलेक्ट्रॉन आल्सो। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले हमको इसका न्यूक्लियस का मास दे दिया गया, ठीक है, लेकिन हमको मास डिफेक्ट कैलकुलेट करना है। एटॉमिक मास इतना, ये 14 है, ये 24 नहीं है, ठीक है बेटा। चलिए, अब मेरे प्यारे बच्चों डेल्टा एम क्या होगा, कि भैया डेल्टा एम तो हम यही जानते थे ना, मैं यहां लिख दूं क्या, ऊपर लिख देता हूं, डेल्टा एम क्या होता था ZMP प्लस A माइनस ZMN, सॉरी MN, यानी कि मास ऑफ न्यूट्रॉन की बात हुई। तो ये मास ऑफ न्यूक्लियंस हो गया, और माइनस बच्चे कैपिटल M कह लो या मेरे प्यारे बच्चों मास ऑफ न्यूक्लियस कह लो, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे मास ऑफ न्यूक्लियस हमारे पास होता है, तो इसकी वैल्यू सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करने जाएंगे। तो हमारे पास 7 प्रोटॉन है 7 न्यूट्रॉन है और माइनस, इसको ब्रैकेट में भी आप लिख सकते हो, ठीक है बेटा, माइनस का मास ऑफ न्यूक्लियस। तो 7 इंटू, अब देखो ये सब यूनिट में रखा गया है, सबकी वैल्यू यहाँ पे दी गई है आपके लिए, देखो मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.00867 यूनिट और मास ऑफ प्रोटॉन 1.00783 यूनिट, ठीक है बेटा।
तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, इसलिए मैंने कहा था कि आपको याद नहीं करना है, आप बस किलोग्राम में याद रखिए। जो यूनिट वाली वैल्यू होगी आपको क्वेश्चन में दे दी जाएगी जब आपसे पूछा जाएगा। तो ये सारी वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों हम पुट किए, हमने सब कुछ बच्चे कैलकुलेट किया, माइनस किया, तो हमको डेल्टा एम की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों इतनी मिल चुकी है। ठीक है बेटा, अब आपको क्या करना है बेटा, देख आपको या तो ऐसे फॉर्मूला लगा लो, या तो मेरे प्यारे बच्चों सीधा आप डेल्टा एम की वैल्यू यहाँ पे रख करके उसको 931.5 से आप सीधा मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, वो बच्चे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये वैल्यू आपको दे देगा। ये तो कन्वर्जन है। ठीक है बेटा, कि 1 यूनिट बराबर हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। बात समझ में आई? तो आप बेटा इस फॉर्मूले का यूज करके, और बाइंडिंग एनर्जी का हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, ये डेल्टा एम की वैल्यू है और ये सी स्क्वायर है। ठीक है, तो आप कैलकुलेशन करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों ये वैल्यू आ जाएगी। बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा डेटा आपको बड़ा लग रहा है क्योंकि ये डेसिमल में है, बाकी कुछ नहीं है आपका। बस ऐड करना था, सब्ट्रैक्ट करना था, डेल्टा एम आ गया। उसके बाद बच्चों आप सीधा सीधा, मैं कह तो रहा हूं, आप बेटा क्या करो, आप बेटा क्या करो, 0.11236 का मल्टीप्लाई कर दो 93.15, और जो आंसर आएगा वो आएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, बाकी आपको ध्यान ही नहीं देना है। ठीक है, डेल्टा एम इंटू क्या हो जाएगा 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है बेटा, तो आपके पास इतनी वैल्यू आ जाएगी। वही सेम टू सेम बच्चा क्वेश्चन हमारे पास क्या है बेटा, हमारे पास क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों हिंदी में, तो उसका भी वही सेम टू सेम सॉल्यूशन रहेगा, इसमें कोई समस्या वाली बातचीत नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी 104.66334। ठीक है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों अपने सिलेबस का है 21, कहता है राइट द न्यूक्लियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग। तो मेरे प्यारे बच्चों आप देखो, आप इसका मेरे प्यारे बच्चों न्यूक्लियर रिएक्शन लिखना है। वहां पे हमारे पास ऑप्शन लिखा गया है, मतलब आंसर लिखा गया है। पहले का देखो अल्फा डीके करवा रहा है, तो अल्फा डीके में क्या होता है बेटा, अल्फा डीके मेरे प्यारे बच्चों आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि 84 यहाँ पे 21 और अल्फा डीके हुआ, तो मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास क्या हुआ, ये एक ही अल्फा डीके हुआ, तो 2 यहाँ से माइनस हो जाएगा 82, और ये बच्चा हमारे पास बन जाएगा y, मान लो इसको मान लिया हमने, और इसका 4 कमी होगा तो 214 हो गया। लेकिन जब आप बच्चे एकदम रिएक्शन लिखते हो, सॉरी इक्वेशन लिखते हो, तो आपको बच्चे दोनों तरफ क्या करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है। तो उसका एकदम शुद्ध रूप आप ऐसे लिखिएगा। ठीक है, यहाँ पे अल्फा पार्टिकल निकला तो यहाँ पे अल्फा पार्टिकल आप ऐड कर देंगे। वही हालचाल मेरे प्यारे बच्चों माइनस बीटा डीके का है। ठीक है, तो उसको मेरे प्यारे बच्चों ऐसे आप लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे बच्चों यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव बीटा डीके। तो पॉजिटिव बीटा डीके में क्या, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया था कि उसके एटॉमिक नंबर में 1 की कमी हो जाएगी, तो 82 है तो 81 हो जाएगा। ठीक है, बाकी मास नंबर नहीं चेंज होता है। पॉजिटिव बीटा डीके और नेगेटिव बीटा डीके, ठीक है, इस पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। नेगेटिव बीटा डीके में क्या होता है, मास नंबर दोनों में बच्चे सेम रहेगा, चाहे वो पॉजिटिव बीटा डीके हो चाहे वो नेगेटिव बीटा डीके हो। लेकिन बेटा नेगेटिव बीटा डीके में जो जेड है वो 1 से इंक्रीज हो जाएगा, और जब पॉजिटिव वाला है तो मेरे पास 1 कमी हो जाएगी। ऐसे याद रखो उल्टा, कि मास नंबर में कोई चेंज नहीं, नेगेटिव होगा तो माइनस नहीं प्लस करना है। ठीक है, जेड में +1, और जब पॉजिटिव बीटा डीके है तो जेड में -1। ऐसे उल्टा कह के याद करोगे तो ज्यादा आसान रहेगा आपके लिए। बाकी अल्फा के लिए 2 4 याद रखो। ठीक है बेटा, वही सेम टू सेम मेरे प्यारे बच्चों हिंदी में यहाँ पे लिखा गया है, इसको भी आप ऐसे ही याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों 22, हमारे पास जो है 22 क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों इस हमारे हैंडआउट का लास्ट क्वेश्चन है, जो कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है द फिजन प्रॉपर्टीज ऑफ Pu94-239 आर वेरी सिमिलर टू दोज ऑफ यूरेनियम 92-235। ठीक है,
The average energy they reach per fission is 180 mega electron volt. How much energy in 1 mega electron volt is released if all atom in 1 kilogram of pure Tu-94 239 undergo fission? ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन आपसे कहा गया। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा बेटा इसमें, इसका सारा आंसर यहाँ पे है, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, पहले मैं आपको समझा देता हूँ। तो मेरे बच्चों आपको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप आपका कैलकुलेशन होना चाहिए, थोड़ा सा इसमें केमिस्ट्री का भी यूज आएगा, नंबर ऑफ मोल्स वगैरह का, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इन 1 kg निकालेंगे, ठीक है बेटा। स्टेप नंबर 1 मैं स्टेप स्टेप समझाता हूँ, बाकी सॉल्यूशन आपके पास है, ठीक है बेटा, आप वहां से कर सकते हैं। तो मोल्स इन 1 kg मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, मोल्स वो होगा मेरे प्यारे बच्चों 1000 डिवाइड बाई बच्चा 239 का। बात समझ में आ रही है। नंबर ऑफ मोल्स इन 1 किलोग्राम क्या हो जाएगा 1000 बाई 239। अब बेटा इसका अगर मैं डिवाइड करता हूं तो ऑलमोस्ट जो वैल्यू आती है, एक बार मैं देख लेता हूं बेटा, आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, 1000 डिवाइड बाई 239 यानी कि 4.18 समथिंग आ रहा है, ठीक है, 4.18 हमारे पास ये वैल्यू आ गई मोल में, ठीक है बेटा, इतनी बातें समझ में आती है। अब बच्चे आपको फाइंड आउट करना है टोटल नंबर ऑफ PU-94 239 एटम्स के बारे में, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स के बारे में आपको कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो दूसरा कैलकुलेशन क्या है बच्चों, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ PU, पूरा शॉर्ट में लिख देता हूं, PU-239, ठीक है बेटा, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो मेरे पास वो क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ PU-239 को हम लोग मान लो N से रिप्रेजेंट कर लिए, तो ये फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स इनटू आवागाद्रो नंबर, तो मोल्स इनटू आवागाद्रो नंबर, ठीक है बेटा। आवागाद्रो नंबर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, 6.022 इंटू 10 टू द पावर कितना बेटा 23 के। तो यहाँ पे N की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों हमको मिल जाएगी, मोल्स कितने हमारे पास 4.18 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 के। अब यहां से बेटा इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, तो एक बार मल्टीप्लाई करके मैं देख लेता हूं, 4.18 इंटू, थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन में देखना पड़ेगा, बाकी इसका शॉर्ट कैलकुलेशन मैंने यहां पे रखा हुआ, अभी मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है, कि कैसे आप और तरीके से कैलकुलेशन को कर सकते हैं। इसका कैलकुलेशन आता है बच्चे 25 हमारे पास 0.17 ही रहने दो, इंटू 10 टू दी पावर हमारे पास 23 है, ठीक है बेटा। इसको मेरे प्यारे बच्चों आप 2.52 भी लिख सकते हो, ठीक है, तो इसको 2.52 इंटू 10 टू द पावर 24 भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। ये टोटल नंबर ऑफ एटम्स आ गए, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों हमको निकालना है टोटल एनर्जी रिलीज्ड, ठीक है, टोटल एनर्जी रिलीज्ड। तो मेरे प्यारे बच्चों वो क्या हो जाएगा, हमारे पास E इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास N इंटू टोटल नंबर ऑफ एटम्स इंटू मेरे प्यारे बच्चों जो एनर्जी दे रखी है 180 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, ठीक है बेटा। तो यहां पे मेरे प्यारे बच्चों आप पूरी वैल्यू डाल दीजिए कि 2.52 इंटू 10 टू द पावर 24 इंटू 180 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ये वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों आ रही है हमारे पास, अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 2.52 इंटू 180, तो मेरे प्यारे बच्चों 4.5 समथिंग आपका वैल्यू आएगा, एग्जैक्ट मतलब आंसर हमारे पास आ जाएगा 4.5 10 टू द पावर 26 और ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है बेटा।
तो ऑलमोस्ट ये वैल्यू हमारे पास आएगी। बात समझ में आ रही है? ठीक है, इतनी आंसर आएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका पूरा सॉल्यूशन आपके पास है, आप इसको देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। देखो, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन इतना, तो मेरे प्यारे बच्चों ये हमारे पास हो गया। ठीक है, सो फ्रॉम यूनिटरी मेथड आप नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन 1000 ग्राम, क्योंकि 1 किलोग्राम दिया है तो 1000 ग्राम हो जाएगा। उसको हमने ऐसा लिख दिया, देखो कहीं भी कैलकुलेशन किया नहीं है, बस उसको वैसे रखा, एक ही जगह उसको डिवाइड कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो वैल्यू आ गई हमारे पास 25.2 इंटू 10⁻23। एनर्जी रिलीज फ्रॉम फ्यूजन ऑफ 1 kg ऑफ Pu-239। तो मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास 180 है और हमारे पास जो वैल्यू आई थी इतनी की निकालनी है, तो मेरे प्यारे बच्चों हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 4.536, छोड़ दो या रहन दो, आपकी वैल्यू आ जाएगी 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है बेटा, तो यहां मेरे प्यारे बच्चों ये भी चीज हमारे पास हिंदी में है, सारी बातें एकदम सेम टू सेम मेरे प्यारे बच्चों लिख दी गई हैं, इसमें कोई दिक्कत समस्या आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटा, तो ये रहा हमारे पास इस क्वेश्चन का बच्चों एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूं कि अब सभी क्वेश्चन आपको सारे समझ में आ गए होंगे, किसी भी क्वेश्चन में अब कोई डाउट आपको नहीं होगा। ठीक है बेटा, तो अब मेरे प्यारे बच्चों इसी तरह के सभी क्वेश्चनों को आप अपने हिसाब से अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन हर एक चैप्टर के जो भी हैंडआउट में डाले गए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है बेटा, तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों मिलते हैं इसी तरीके से अपने लास्ट चैप्टर के साथ। लास्ट चैप्टर हमारा अब क्या बचा हुआ है, सेमी कंडक्टर्स। ठीक है बेटा, तो मिलेंगे मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए मेरे प्यारे बच्चों।